अमित सुबह उठा और जल्दी जल्दी चाय बनाकर उसने 2 कपों में डाली और कमरे में गया। प्रीति उठो, ये तुम्हारी चाय रखी है, पी लो। तब तक मैं माँ जी को चाय देकर आता हूँ। माँ जी, ये आपकी कम चीनी वाली चाय बनाकर लाया हूँ, आप पी लो। चाय तो मैं पी लूंगी, मैं सोकर उठ रही हूँ। तुझे याद है ना, आज सोमवार है, मेरे लिए नाश्ते में आलू के पराठे और दही तैयार कर देना। गुड मॉर्निंग मम्मी, आप उठी नहीं? आपको पता है ना, आज एक्सरसाइज के बाद जल्दी रेडी होकर हमें शॉपिंग पर जाना है। शाम को मेरी मुंबई वाली फ्रेंड पारुल अपनी कुछ सहेलियों के साथ घर आ रही है। अच्छा अमित, एक काम करना, मैं 1 से 2 घंटे में लौट आऊंगी। इवनिंग के लिए मेरा वेजिटेबल सूप बनाकर रख देना। और मेरे लिए मशरूम पास्ता। बाकी मशीन लगाकर कपड़े धो लेना, मेरी साड़ियाँ गंदी हैं और शाम से पहले सारा काम खत्म हो जाना चाहिए। पता चले शाम को प्रीति बेबी की सहेलियाँ आ जाए और तू काम में लगा रहे। अमित की सास शर्मिला और पत्नी प्रीति दोनों ही अमित पर बहुत अत्याचार करती थी। अमित घर जमाई था। उसकी और प्रीति की शादी को 3 साल हुए थे, पर 3 साल पहले अमित ऐसा नहीं था। उसका घर जमाई बनकर रहना उसकी मजबूरी थी। अमित और प्रीति की शादी प्रीति के स्वर्गीय पिता किशोरी लाल की मर्जी से हुई थी। अमित एक अनाथ लड़का था। गरीबी और मजबूरी में कई सालों से वो किशोरी लाल के यहाँ दुकान पर नौकरी कर रहा था। एक दिन, पापा, मैं सुमित से ही शादी करूंगी, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। प्रीति जिद करके सुमित के साथ शादी के लिए किशोरी लाल को मना लेती है, पर सुमित शादी के मंडप में नहीं पहुँचता। वो प्रीति से सारे जेवर और पैसे पहले ही ले चुका था। वो धोखेबाज था। किशोरी लाल की तबीयत बिगड़ जाती है। प्रीति, मैंने तुझे पहले ही कहा था, ये लड़का अच्छा नहीं है। अब मैं अपनी आखिरी सांस लेने से पहले तेरी शादी एक भरोसे के लड़के से करने जा रहा हूँ, जो तेरा और तेरी माँ का पूरा ख्याल रखेगा। अमित बेटा, मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करवा रहा हूँ, मना मत करना। बेटे, मैं जानता हूँ मेरे मरने के बाद तुम मेरे परिवार का पूरा ख्याल रखोगे। और फिर प्रीति की शादी अमित से करवाकर किशोरी लाल अपनी अंतिम सांस लेता है। प्रीति और उसकी माँ इस शादी से खुश नहीं थे, इसलिए वो अभी भी अमित से नौकरों सा व्यवहार करती थी। शाम के वक्त प्रीति की सहेली पारुल अपनी कुछ सहेलियों के साथ आती है। प्रीति, कितने दिनों बाद हम मिल रहे हैं यार, काफी समय हो गया तेरे साथ चाय पकौड़े खाए हुए। बस इतनी सी बात, रुक अभी मैं तेरे लिए गर्मा गर्म चाय और पकौड़े बनवाती हूँ। अमित, इधर आना जरा, जाओ मैडम के लिए गरम गरम पकौड़े और चाय बना कर लाओ। यार, तेरा नौकर देखने में तो बहुत सही है, जैसे किसी अच्छे घर का हो। मैं तो अच्छा नौकर ढूंढ ढूंढ कर थक गई, मुझे तो कोई मिला ही नहीं। अरे, हम दोनों इस पर ध्यान देते हैं, सख्ती से पेश आना पड़ता है, वरना ये भी किसी काम का नहीं है। बाबूजी, आपने मुझे इस घर की और परिवार की जिम्मेदारी सौंपी थी, इसलिए ये दोनों चाहे मेरे साथ कितना भी बुरा व्यवहार करें, पर मैं बुरा नहीं मानूंगा। मैंने आपको वचन दिया था, मैं आपके पीछे इन दोनों का पूरा ध्यान रखूंगा। अमित किशोरी लाल को दिया हुआ वादा निभा रहा था, इसलिए वो शर्मिला और प्रीति की बात का बुरा नहीं मानता था। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जब अमित की जान को खतरा हो गया। वकील साहब, आप पापा की वसीयत को दोबारा पढ़िए। पापा अपनी जायदाद के 3 नहीं 2 हिस्से करके गए होंगे। प्रीति गुस्से में आ जाती है। रास्ते में, मम्मी, हमें इस अमित का कुछ करना होगा। मैं अपनी जायदाद के हिस्से में से 1 फूटी कौड़ी उस भिखारी के नाम नहीं होने दूंगी। तू कहना क्या चाहती है प्रीति? मैं तेरी बात को समझी नहीं। मम्मी, हमें अमित को रास्ते से हटाना होगा। अमित मेरा पति है, अगर वो मर भी गया तो किसी को इतना शक नहीं होगा। हम कुछ दिन तो आंसू बहा लेंगे, पर उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तू शायद ठीक कह रही है, और अमित को रास्ते से कैसे हटाना है ये मुझे अच्छी तरह पता है। प्रीति और उसकी माँ अभी घर ही पहुँचे थे कि अचानक, सुमित, तुम वापस क्यों आए हो? तुम तो मंडप में ही नहीं पहुँचे। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, और अब यहाँ वापस क्या लेने आए हो? प्रीति, मेरे साथ गलत हुआ था, मुझे पुलिस पकड़ कर ले गई थी, वो भी एक झूठे इल्जाम में। आज ही जेल से छूट कर आया हूँ, तो सोचा कि सबसे पहले तुमसे जाकर माफी मांग लूं, पर यहाँ आया तो पता चला कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। सुमित के आने से मुझे फायदा हो सकता है, और सुमित जिसे मैं आज भी प्यार करती हूँ, ये मेरे लिए वापस आए हैं। प्रीति सुमित को सारी बात समझाती है। सुमित भी अमित को मारने की साजिश में शामिल हो जाता है। आप दोनों चिंता मत करो, ये जायदाद सिर्फ आप दोनों की होगी। अमित को रास्ते से हटाने के लिए मैं आप दोनों के साथ हूँ। शर्मिला, प्रीति और सुमित तीनों मिलकर अमित की मौत का षड्यंत्र रचते हैं। और एक रात, अमित, तुम कितना काम करते हो, ये लो थोड़ा दूध पी लो, मैं हल्दी डालकर अपने हाथों से गर्म करके लाई हूँ। तुम कितना थक जाते हो, हमारा कितना ख्याल रखते हो। सचमुच अमित बेटा, प्रीति बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम अपनी सेहत का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हो। देखो कितने कमजोर हो गए हो। अमित जैसे ही दूध पीता है वो बेहोश हो जाता है। शर्मिला और प्रीति सुमित के साथ मिलकर अमित को रेलवे ट्रैक पर ले जाती हैं और रेल की पटरी से बांध देती हैं। थैंक यू सुमित, अब कुछ ही देर में ट्रेन आने वाली है। अब इस अमित का काम तमाम हो जाएगा और सारी जायदाद मेरी और मम्मी की हो जाएगी।
और लोग समझेंगे कि इस बेचारे ने आत्महत्या कर ली है। सुमित, मैं तुम्हें कल भी बहुत प्यार करती थी और आज भी बहुत प्यार करती हूँ। अब हम लोग बहुत जल्द एक हो जाएंगे। सुमित, ये क्या कर रहे हो? तुम मेरे हाथ पैर क्यों बांध रहे हो? अरे ये गुंडे कौन है? सुमित बेटा, ये सब क्या हो रहा है? तुम हमें बांध क्यों रहे हो? मैं तुम लोगों को इस अमित के साथ ही ऊपर भेज रहा हूँ। अब तुम्हारी जायदाद सिर्फ मेरी है। दुनिया को लगेगा पूरा परिवार दुख तकलीफ में ट्रेन के नीचे आकर मर गया। ले जाओ इन दोनों को और ट्रेन की पटरी से बांध दो। हमें छोड़ दो सुमित, पापा सही कहते थे, तुम धोखेबाज और बेईमान हो। मम्मी पापा बिल्कुल सही थे, मैं ही गलत थी। अभी प्रीति रोने ही लगती है कि तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और वो सुमित और उसके साथियों को पकड़ लेती है। अरे गिरफ्तार कर लो इन दोनों को। अगर हम समय पर ना पहुंचते तो ये गुंडा इन लोगों को मौत के घाट उतार देता। अमित जी, आप ठीक तो है ना? आई एम सॉरी, हमें आने में थोड़ा सा लेट हो गया। अमित, तुमने पुलिस को बुलाया पर तुम तो बेहोश थे। मैंने वो दूध नहीं पिया था। मैंने तुम्हारी और माँ जी की बातें सुन ली थी। सचमुच मुझे दुख तो बहुत हुआ था, पर मैंने बाबूजी से वादा किया था कि मैं इस घर को और आप दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। इसलिए मैंने पुलिस के आने तक अपने आप को संभाले रखा। मुझे माफ कर दो अमित, मैंने ना जाने तुम्हारे साथ कितना बुरा बर्ताव किया, पर आज तुम्हारी वजह से ही मेरी और मम्मी की जान बची है। अमित बेटा, गलती हम दोनों की ही है। तुमने तो अपने बाबूजी को दिया हुआ वादा निभाया और अब तक निभा रहे हो, पर हम दोनों ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। हमें माफ कर दो बेटा। अमित एक नेकदिल इंसान था, इसलिए वो प्रीति और शर्मिला को माफ कर देता है। सुमित को पुलिस पकड़ कर ले जाती है। अमित को उसका खोया हुआ सम्मान वापस मिल जाता है और शर्मिला और प्रीति को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। सुभद्रा की सास ममता देवी, ननद काम्या और ससुर दीपांकर चौरसिया को सुभद्रा के रंग से बहुत चिढ़ थी। सुभद्रा का रंग साफ नहीं था और सुभद्रा का यही काला रंग उसके ससुराल वालों की आंखों में खटक रहा था। लेकिन सुभद्रा अपने ससुराल वालों से बहुत प्यार करती थी और उनकी हर छोटी बात का ध्यान रखती थी। लेकिन उसके ससुराल वालों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। पास हो, पड़ोस हो, नाते रिश्तेदार हो, हर जगह मेरी थू थू हो रही है। पता नहीं अखिल को इस काली कलूटी में क्या दिखा जो इसने इससे शादी कर ली, वो भी बिना एक पैसा दहेज लिए। लेकिन लोगों को तो लग रहा है कि हमने मोटा पैसा लिया है इस काली कलूटी से। अखिल सुभद्रा का बेटा था। उसने 1 महीने पहले ही अपनी कॉलेज की दोस्त सुभद्रा से शादी की थी। दोनों में कॉलेज के समय से ही प्यार था और कॉलेज खत्म होते होते उन्होंने शादी करने का तय कर लिया था। कुछ दिनों पहले जब अखिल ने अपनी माँ को सुभद्रा के बारे में बताया और उससे मिलवाया तो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या अखिल? तुम कहाँ और वो काली कलूटी कहाँ? मैं तुम्हें कभी भी उस लड़की से शादी करने की इजाजत नहीं दूंगी। माँ, काले रंग को इतना बुरा क्यों मानती हो? बचपन में जब तुम मुझे बाहर कहीं ले जाती थी तो काला टीका लगाकर ले जाती थी ना। स्कूल में काले ब्लैक बोर्ड पर ही टीचर ने सब कुछ सिखाया। काली माँ की तुम पूजा भी करती हो, तो फिर काले रंग से परहेज क्यों? अखिल के तर्कों का जवाब उसकी माँ के पास नहीं था। उसने मन मारकर अपने बेटे को शादी की अनुमति दे दी, लेकिन मन ही मन तय कर लिया कि वो सुभद्रा को अखिल की जिंदगी से निकाल फेंकेगी। ममता देवी को ये मौका जल्द ही मिल गया। अखिल कुछ दिनों के लिए ऑफिस के काम से शहर से बाहर गया हुआ था, इसलिए ममता देवी आज अपनी बेटी और अपने पति के साथ सुभद्रा को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का प्लान बना रहे थे। आपको जो कहा था वो आप लेकर आए हैं ना, या कल की तरह फिर से भूल गए? अरे नहीं भगवान, मैं लेकर आया हूँ। उसके बाद ममता के पति ने अपनी जेब से एक शीशी निकाली और उसे ममता की ओर बढ़ा दिया। बस इसकी कुछ बूंदें सुभद्रा के खाने में मिला देनी है, वो 24 घंटे के लिए बेहोश हो जाएगी। लेकिन उसके बाद क्या करना है माँ? फिर उसके बाद उसे बड़े से ब्रीफकेस में डालकर नदी में डाल आएंगे। रात 12 के बाद ही ये सब करना होगा, कहीं पड़ोसियों की नजर हम पर ना पड़ जाए। उन लोगों ने अपनी बहू के खाने में वो दवा मिला दी। खाना खाते ही सुभद्रा की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और वो खाने की टेबल पर ही बेहोश हो गई। माँ, काली कलूटी बेहोश हो गई, अब जल्दी से आगे के प्लान को अंजाम देते हैं। उन लोगों ने सुभद्रा को एक बड़े से ट्रॉली बैग में डाला और लिफ्ट से बिल्डिंग के नीचे उतरने लगे। जैसे ही वो नीचे उतरे तभी मिस्टर शर्मा की नजर उन पर पड़ी। मिस्टर शर्मा उनकी बिल्डिंग में ही रहते थे। अरे इतनी रात को आप लोग कहाँ जा रहे हैं? और ये बैग तो बड़ा भारी लग रहा है। शर्मा जी के इस प्रश्न से तीनों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो उनकी बात का क्या जवाब दे। तभी काम्या बोल पड़ी।
वो अंकल, हमारे रिश्तेदार के यहाँ एक बड़ा हादसा हो गया है, अभी अभी खबर आई है, इसलिए हम अर्जेंटली वहाँ जा रहे हैं। अब अलग अलग सूटकेस लेते तो बहुत समय लगता और लगेज भी ज्यादा हो जाता, इसलिए बड़े ट्रॉली बैग में ही हम तीनों ने अपने अपने कपड़े डाल लिए। वैसे अंकल, आप इतनी रात को बाहर क्या कर रहे? वो मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए बाहर टहलने लगा। शर्मा जी के सामने झूठी कहानी गढ़कर वे सभी वहां से निकले और उस ट्रॉली बैग को गाड़ी के डिक्की में डाला और शहर के बाहर वाली नदी की ओर निकल पड़े। उस शर्मा को कुछ शक तो नहीं हो गया होगा? अरे नहीं माँ, कुछ नहीं होगा, डरो मत। थोड़ी देर बाद ही वो नदी के पास थे और सुनसान काली रात में उस कृत्य को अंजाम दे रहे थे जिसे कोई देख लेता तो उन्हें राक्षसी समझता। उन लोगों ने ट्रॉली बैग को नदी में फेंक दिया। छपाक की आवाज आई और फिर सब शांत हो गया। लो जी, मिल गई इस काली बहू से मुक्ति। अब मैं अखिल की दूसरी शादी कराऊंगी किसी गोरी चिट्टी लड़की से, और दहेज में कम से कम 25 लाख और 5 तोला सोना और एक गाड़ी लूंगी। काला रंग क्या किसी की जान का दुश्मन बन सकता है? सोच के भी अजीब लगता है ना। लेकिन सुभद्रा के साथ यही हुआ। लेकिन संसार का सबसे बड़ा सत्य ये है कि मृत्यु और जीवन ईश्वर के हाथों में। अगली सुबह एक मछुआरिन जिसका नाम कमला था, उसने मछली पकड़ने के क्रम में नदी में उस बड़े से बैग को देखा। अरे दैया रे दैया, इतना बड़ा बैग! वो उस बैग के पास गई और उसे बहुत ही मेहनत से खींच कर ले आई और उसने जैसे ही उस बैग को खोला तो उसके मुंह से चीख निकल गई। अरे देवा रे देवा, इसके अंदर तो लड़की है। अरे देवा, किसी ने इसे मारकर फेंक दिया क्या? कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। उसने चिल्ला चिल्ला कर अपने और साथियों को बुलाया। अरे वो देवेश, पंकज, विमला, अरे इधर आ रे, ये देख, इस बड़े से बैग में एक लाश है। वो सभी भागते हुए वहां आए। उन लोगों ने भी जब सुभद्रा को इस तरह देखा तो उनके मुंह से चीख निकल गई। वो पुलिस स्टेशन जाने का सोच ही रहे थे, तभी सुभद्रा के कराहने की आवाज आई। अरे देवा, ये तो जिंदा है। कमला ने सुभद्रा से उसका नाम पूछा, लेकिन उसे तो कुछ भी याद नहीं था। अरे कुछ तो याद कर, कहाँ घर है तेरा और नाम क्या है तेरा? नाम तो नहीं पता। कमला को उस पर बहुत दया आई। वो उसे अपने घर ले आई और उसका नाम रखा श्यामली। कमला का कोई अपना था नहीं, तो वो उसे अपनी बेटी की तरह ही रखने लगी। उधर अखिल के घर वापस लौटने पर उसने जब अपनी माँ से सुभद्रा के बारे में पूछा तो, अरे बेटा, तुम्हारे जाने के बाद सुभद्रा ये बोलकर घर से निकली कि वो मॉल से तुम्हारे लिए शर्ट लाने जा रही है, क्योंकि तुम्हारा बर्थडे आने वाला है। मैंने उससे बोला भी कि मैं साथ चलूं क्या, या काम्या को ले जा, लेकिन उसने इनकार कर दिया। हाय हाय, हमारी बहू कहाँ चली गई? कितनी लायक थी हमारी बहू। अखिल ने अपने स्तर पर सुभद्रा को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिली। पुलिस स्टेशन में भी उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन कोई फायदा नहीं मिला। अखिल सुभद्रा के जाने के बाद बिल्कुल टूट गया था। वो सारा दिन रोता रहता। उसका काम करने का भी मन नहीं करता। आखिर कब तक तू इस तरह खुद को सजा देता रहेगा? कई महीने बीत गए सुभद्रा को गायब हुए। सुन बेटा, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन लगता है कि हमारी प्यारी बहू के साथ जरूर कुछ ना कुछ अनहोनी हो गई है। नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा नहीं होता तो वो अब तक वापस नहीं लौटती। देख बेटा, जीवन चलने का नाम है। अगर नदी का पानी भी कहीं रुक जाए तो वो सड़ने लगता है। इसलिए तू सुभद्रा को भूल जा और दूसरी शादी कर ले। लेकिन अखिल ने दूसरी शादी से इनकार कर दिया। लेकिन धीरे धीरे उसके परिवार वाले उस पर शादी के लिए दबाव डालने लगे। इस बात से वो बहुत परेशान रहता था। एक दिन वो इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ अपनी कार नदी के ऊपर से ड्राइव करके जा रहा था। तभी सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक पर उसकी नजर गई। उसने बचने की कोशिश की, लेकिन उसकी कार नीचे नदी में गिर गई। उस समय नदी में सुभद्रा और कमला मछली पकड़ रहे थे। उन्होंने कार को नदी में गिरते देखा तो, श्यामली जल्दी से भाग कर आ, यहाँ बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। अखिल कार में बेहोश पड़ा था। उन दोनों ने उसे खींच कर निकाला, लेकिन जैसे ही सुभद्रा की नजर अखिल पर पड़ी तो उसका सिर चकराने लगा। पुराने दिन उसकी आंखों के आगे घूमने लगे। माँ, ये तो अखिल है, मेरे पति। पति?
थोड़ी देर में अखिल को भी होश आ गया और उसने जब सामने अपनी सुभद्रा को देखा तो सुभद्रा, सुभद्रा, तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें कितना खोजा। दोनों एक दूसरे के गले लगकर जी भर कर रोए। कमला भी बहुत खुश थी कि श्यामली की याददाश्त वापस आ गई, लेकिन उसे इस बात का दुख था कि अब वो उसे छोड़कर चली जाएगी। नहीं माँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। अखिल के साथ सुभद्रा जब अपने घर पहुंची तो उसके परिवार वाले चौंक गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सुभद्रा जिंदा कैसे बच गई, लेकिन उन्होंने ये बात सुभद्रा के सामने जाहिर नहीं होने दी और घड़ियाली आंसू बहाने लगे। भगवान का लाख लाख शुक्र है, मेरी बहू वापस आ गई। अरे तू कहाँ चली गई थी? लेकिन आज सुभद्रा के ससुराल वालों के नाटक का समापन होना था। इंस्पेक्टर दयाल, जो सुभद्रा की गुमशुदगी की जांच कर रहा था, उसे बिल्डिंग के शर्मा जी से उस रात की सारी घटना का पता लग गया था। उसने फोन पर अखिल को सारी बातें बताई तो वो चौंक गया। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं थोड़ी देर में आपके घर पहुंच रहा हूँ, फिर सारी बातें क्लियर करूंगा। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर दयाल अपनी टीम के साथ वहां पहुंचा और उसने डिटेल में सारी बातें अखिल को बताई। ये सब गलत है बेटा, हमने कुछ नहीं किया है, हम तो अपनी बहू को बहुत प्यार करते हैं। माँ अगर प्यार करती तो उसे मारने की साजिश नहीं रचती, मुझ पर बार बार शादी का दबाव नहीं बनाती। शक तो मुझे भी था माँ, लेकिन पुलिस ने सब दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। पुलिस उन तीनों को गिरफ्तार कर जेल ले गई और उन पर हत्या की साजिश का मुकदमा चला। सुभद्रा अखिल और कमला के साथ अपनी नई दुनिया, जहाँ नफरत की कोई जगह नहीं थी, वहाँ रहने लगी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।